इन्फिनिटी स्टोन की केसिंग से लेकर एक पावरफुल क्लोक तक, बुरे लोगों को बांधने वाले मैजिक से लेकर तबाही मचाने वाले हथियार तक, और अर्थ को दूसरे डायमेंशन से बचाने वाले टूल से लेकर एक स्पेल को बांधने वाले ऑब्जेक्ट तक, मार्वल यूनिवर्स के सॉर्सरर्स अपने आप में बहुत पावरफुल है, पर उनसे भी ज्यादा पावरफुल है उनके मिस्टिकल रेलिक्स, जो कि ऐसे ही किसी सॉर्सरर्स के काम नहीं आ जाते। हर मिस्टिकल रेलिक या आर्टिफैक्ट जुड़ा होता है एक हायर डायमेंशन बीइंग से, जिसके साथ साथ इन्हें बनाने वाले सॉर्सरर्स की पावर्स भी इनमें प्रेजेंट होती है। आपको क्या लगता है आई ऑफ एगामोटो में एगामोटो किसका नाम है? स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल में मार्वल यूनिवर्स के रूल्स का ध्यान रखने वाले का नाम है, और बुक ऑफ विशांति से लेकर सैंड ऑफ निशांति तक हर मिस्टिकल आर्टिफैक्ट जुड़ा है एक जबरदस्त पावर वाले सॉर्सरर से। प्लस हम अभी एवेंजर्स डूम्सडे में भी एक पावरफुल सॉर्सरर से मिलने वाले हैं, जो कि घिरा होगा कई मिस्टिकल रेलिक्स से, और वो अपनी सॉर्सरी से सबका डूम लेकर आएगा। तो आज जमकर बात होने वाली है मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स के बारे में, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सैंड्स ऑफ निशांति। ये रेलिक मूवीज और कॉमिक्स दोनों में है, बस कॉमिक्स में ये कोई फिजिकल रेलिक नहीं बल्कि एक स्पेल है, पर काम दोनों में सेम ही है। तो मूवीज में निशांति की रेत को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखा था, जहां हमने देखा कि अर्थ 838 में निशांति की रेत थी, और दिखने में ये हरे रंग की रेत जैसा है, जिसकी खासियत ये है कि ये हर तरह की मिस्टिक एनर्जी और स्पेल को निगेट कर देता है, यानी कि इसके प्रेजेंस और कांटेक्ट में कोई भी मिस्टिक यूजर मिस्टिक आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकता। और निशांति की रेत की इसी खासियत को यूज करते हुए डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर सॉर्सरर्स को रिस्ट्रेन करने वाले डिवाइसेस बना पाई थी। वही कॉमिक्स में निशांति की रेत एक स्पेल है, जिसे कास्ट करने पर एक आवर जैसा शेप बनता है, और फिर अगले 3 मिनट तक उसके नजदीक कोई भी सॉर्सरर किसी तरह का मिस्टिक आर्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। नंबर 9, माकीना डी कैडावस। अब ये नाम आप सभी को बहुत ज्यादा नया लग रहा होगा, पर इस मिस्टिकल आर्टिफैक्ट ने बहुत ही ज्यादा भसड़ मचाई थी एमसीयू में। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाले इस रेलिक के बारे में। तो इसका नाम है माकीना डी कैडावस। अब ये क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, उसका कोई कॉमिक बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा कोई रेलिक है ही नहीं। यानी कि ये रेलिक एक एमसीयू ओरिजिनल आइडिया है, पर ये रेलिक हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में इतना अच्छे से तो दिखाई था कि इसकी वर्किंग हम समझ सकते हैं। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज र्यून्स ऑफ कॉफकॉल को कास्ट करता है, तब उसमें गड़बड़ हो जाती है और वो र्यून स्पेल पूरी तरह करप्ट हो जाता है। अब हमें ये पता चलता है कि र्यून्स ऑफ कॉफकॉल इतना पावरफुल स्पेल था कि वो पूरे मल्टीवर्स के फैब्रिक को उधेड़ने लग जाता है, और जल्दीबाजी में स्ट्रेंज उस ओवरलोडेड स्पेल को कैद कर देता है माकीना डी कैडावस में। तो देखा जाए तो ये रेलिक एक कंटेनमेंट यूनिट है, बिल्कुल जुजुत्सु काइसन के प्रिजन रियल्म की तरह, यानी एक ऐसा रेलिक जो पावरफुल से पावरफुल स्पेल तक को बाइंड कर सकता है। और यही हमें दिखा मूवी में। भले ही र्यून्स ऑफ कॉफकॉल अनस्टेबल और ओवरलोड हो चुका था, पर माकीना डी कैडावस उसे बहुत ही स्टेबल तरीके से कंटेन करके रखता है। नंबर 8, वॉन्ड ऑफ वटूम। अब वॉन्ड ऑफ वटूम को हमने 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में वॉन्ग के हाथों में देखा था, जब वो काइसिलियस और उसके जीलेट से लड़ने जाता है। अब एमसीयू में तो हमने वॉन्ड ऑफ वटूम का बहुत ही डिटेल इस्तेमाल नहीं देखा, पर हम इसके कॉमिक वर्जन से समझ सकते हैं कि वॉन्ड ऑफ वटूम बेसिकली करता क्या है। तो वटूम डोरमामू और एगामोटो की तरह एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है, जिसने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 विकेट वॉन्ड्स ऑफ वटूम बनाए थे, और फिर उन्हें अलग अलग डायमेंशन में बिखेर दिया था। अब ये वॉन्ड एक्चुअली में एक फीट का एक बटन है, जो कि एक ऑरेंज एनर्जी एमिट करता रहता है। अब इसकी वर्किंग के बारे में डॉक्टर डूम ने इनविंसिबल आयरन मैन के वॉल्यूम 3 इशू 2 में बताया था कि ये वॉन्ड एक्चुअली में किसी भी यूजर के माइंड से कनेक्ट होती है, और वो उस यूजर को मदद करती है मिस्टिकल एनर्जीज को चैनलाइज, फोकस और एम्पलीफाई करने में। तो वॉन्ड ऑफ वटूम बेसिकली एक एम्पलीफायर है दोस्तों, बस इसमें बिजली की जगह मिस्टिकल एनर्जी लगती है। नंबर 7, स्टाफ ऑफ द लिविंग ट्राइब्यूनल। अब ये मिस्टिकल रेलिक एक ऐसे नाम के साथ आता है जो कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है, यानी कि द लिविंग ट्राइब्यूनल। पर क्या आपको पता है कि जब 2016 में डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आई थी और इस रेलिक को इस मूवी में दिखाया गया था, तब ये एक एमसीयू ओरिजिनल आइडिया था, यानी कि उस वक्त किसी भी तरह का कोई भी स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता था। पर एमसीयू की देखें तो एक स्टाफ के विप जैसा दिखने वाला वेपन है, जो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल कितना ज्यादा पावरफुल है वो तो एमसीयू में पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया, पर 2023 में एक मार्वल स्टोरी लाइन सामने आई जिसका नाम था GODS, जहाँ पर हमें एक विलन देखने को मिलता है क्यूबिस कोर के नाम से, और ये विलन स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल को चुरा लेता है और गॉड स्टोरी लाइन में हमें
पहली बार देखने को मिलता है कि ये स्टाफ कितना पावरफुल है। तो स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल बहुत ही बड़े लेवल पर रियलिटी को इस कदर रीराइट कर सकता है कि वो एक ही कंटिन्यूम में चलता रहेगा। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल के स्पेल से रीराइट की गई रियलिटी का कोई काउंटर स्पेल भी ढूंढा नहीं जा सकता जिससे वापस से सब कुछ पहले जैसा किया जा सके। तो बेशक ये स्टाफ हमें 2016 वाली मूवी में दिखा हो, पर इसकी पावर के बारे में आगे कॉमिक्स में 2023 में एक्सप्लेन किया गया। नंबर 6, द वॉल्टिंग बूट्स ऑफ वेल्टोर। तो कमरताज के डेली ट्रेनिंग सेशन के दौरान जब मॉर्डो और स्ट्रेंज भिड़ते हैं तब मॉर्डो पहली बार इस रेलिक के बारे में बताता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वॉल्टिंग बूट्स ऑफ वेल्टोर एक एमसीयू ओरिजिनल आइडिया है, क्योंकि कॉमिक्स में इसका कोई भी काउंटर पार्ट है ही नहीं। पर हाँ, मूवीज से ही हमने जाना कि ये मिस्टिकल आर्टिफैक्ट अपने यूजर को एयर वॉकिंग, पार्शियली उड़ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी चल पाना, उन सभी चीजों में हेल्प करती है। पर अगर हम बात करें उस एंटिटी की जिससे ये रेलिक जुड़ा हुआ है तो वो है वेल्टोर। तो इस एंटिटी को हमने कॉमिक्स में देखा है। तो डोरमामू की ही तरह वेल्टोर भी एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जो कि एक स्नेक जैसा दिखता है, जिसे एंटिटी ऑफ वेपर्स एंड स्नेक्स भी माना जाता है। नंबर 5, द ब्रेजियर ऑफ बॉम गलायत। अब इसके बारे में हमने पहले भी अपनी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स वाली वीडियो में बात करी है। तो ब्रेजियर ऑफ बॉम गलायत को हम एमसीयू में 2 बार देख चुके हैं। पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में स्ट्रेंज को पता नहीं होता कि ये रेलिक क्या करता है, इसीलिए काइसिलियस उसे मारकर हटा देता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्रिस्टीन ने हमें दिखाया कि ये रेलिक क्या कर सकता है जब उसने इस ब्रेजियर को इस्तेमाल करके सोल्स ऑफ द डैम को मार डाला। पर ब्रेजियर ऑफ बॉम गलायत इससे भी ज्यादा खतरनाक रेलिक है। तो इसके बारे में हमें कॉमिक बुक में बताया गया कि ये ब्रेजियर ऑफ बॉम गलायत एक स्पेल बैटरी जैसा है, यानी कि ब्रेजियर ऑफ बॉम गलायत किसी भी मैजिकल स्पेल की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। अगर इसको लेकर कोई भी स्पेल कास्ट किया गया तो वो उस स्पेल की पावर को और ज्यादा बढ़ा देगा, और ये भी इस पे डिपेंड करेगा कि ब्रेजियर खुद कितना ज्यादा जल रहा है। इस ब्रेजियर की लपटें जितनी तेज होंगी वो मैजिकल स्पेल उतना ज्यादा एम्पलीफाई होगा। तो ये रेलिक बहुत काम का है दोस्तों, और यही रीजन था कि मिस्टिकल एनर्जी से भरे हुए कैंडल्स के फ्लेम को इस ब्रेजियर ने एम्पलीफाई कर दिया जब क्रिस्टीन ने इसका इस्तेमाल किया। नंबर 4, क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक। अब ये सुनने के बाद अब सभी के दिमाग में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की टाइटन वाली फाइट याद आ रही होगी, पर बात ऐसी है कि मूवीज में क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और ये मिस्टिकल रेलिक हमें पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ही दिखा दिया गया था। तो क्या आपको वो स्केलेटल रिस्ट्रेनिंग स्ट्रक्चर याद है जिसे स्ट्रेंज ने मास्टर काइसिलियस की तरफ फेंका और वो उसमें जकड़ गया? तो वही क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, पर अपने फिजिकल फॉर्म में। तो अगर आप सबको याद हो तो मॉर्डो ने एक्सप्लेन किया था कि कुछ मैजिक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि उन्हें उनके रॉ फॉर्म में यूज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए उन्हें एक वेसल या ऑब्जेक्ट में बांध दिया जाता है। तो लंदन के सैंक्टम में रखा वो स्ट्रक्चर क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक का फिजिकल मैनिफेस्टेशन था, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज ने जो इस्तेमाल किया था थैनोस को बांधने के लिए, वो उस स्पेल का रॉ वर्जन था। तो अब आप इसे स्ट्रेंज का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कह सकते हो कि ये बंदा उस स्पेल के रॉ फॉर्म को भी इस्तेमाल करने लगा जिसके फिजिकल फॉर्म को वो एक टाइम पर यूज करना जानता भी नहीं था। नंबर 3, ऑर्ब ऑफ एगामोटो। अब ऑर्ब ऑफ एगामोटो को हम सभी ने 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था, और ये वो रेलिक है जो हम उस वक्त देखते हैं जब डॉक्टर स्ट्रेंज को कमरताज से निकाल देने के बाद एंशिएंट वन एक कमरे में जाती है जहां बाकी तीनों सैंक्टम्स के मास्टर्स आते हैं और उन सभी की एक मीटिंग चल रही होती है। तो उस डार्क कमरे में हम एक रेलिक देखते हैं जिसके ऊपर पूरे अर्थ का एक होलोग्राम जैसा दिख रहा होता है, और वहां तीनों सैंक्टम्स और उसके मिस्टिकल डिफेंसेस भी दिख रहे होते हैं। तो यही ऑर्ब ऑफ एगामोटो है। अब मूवीज में देखा ऑर्ब ऑफ एगामोटो कॉमिक वाले काउंटर पार्ट से थोड़ा अलग है। कॉमिक्स में ऑर्ब ऑफ एगामोटो डिविनेशन स्पेल्स और टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर मूवीज में ऑर्ब ऑफ एगामोटो का काम सर्वेलेंस जैसा है, जहां ऑर्ब तीनों सैंक्टम्स को कनेक्ट करता है और साथ में पूरे अर्थ के अराउंड एक मिस्टिकल शील्ड बनाता है और उसे मॉनिटर भी करता है, और साथ में किसी डायमेंशनल थ्रेट को डिटेक्ट और रिपोर्ट करने का काम भी करता है। तो बेसिकली ऑर्ब ऑफ एगामोटो पूरे अर्थ के मिस्टिक ऑर्डर का सबसे अहम रेलिक है, क्योंकि इसके बिना अर्थ पर दूसरे डायमेंशन से अटैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो एगामोटो सबसे पहला सॉर्सरर सुप्रीम था मार्वल में। नंबर 2, द क्लोक ऑफ लेविटेशन। मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स को कोई ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। हर मिस्टिकल आर्टिफैक्ट की अपनी मर्जी होती है अपने विल्डर को चुनने की, और क्लोक ऑफ लेविटेशन बहुत ही पिकी था अपने विल्डर को चुनने में। अब क्लोक ऑफ लेविटेशन के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई है मूवीज में, जैसे कि इसे बनाने वाला कौन था और स्ट्रेंज से पहले इसका विल्डर कौन था,
पर 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में मॉर्डो के डायलॉग से हम ये तो समझ सकते हैं कि क्लोक ऑफ लेविटेशन ने स्ट्रेंज से पहले आज तक किसी को भी नहीं चुना था और इसीलिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था कि फाइनली क्लोक ने किसी को अपने विल्डर के तौर पर चुना। पर यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, वो ये है कि हम सब देखते हैं कि मूवीज में क्लोक ऑफ लेविटेशन एक सेंटिएंट रेलिक है, यानी कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसका खुद का एक माइंड हो। तो क्या आपको पता है कि ये एक एमसीयू ओरिजिनल कंसेप्ट है? जी हाँ दोस्तों, कॉमिक्स में क्लोक ऑफ लेविटेशन की बहुत सारी खासियत है, पर वो एमसीयू वाले क्लोक जैसा सेंटिएंट नहीं है। पर हाँ, कॉमिक्स में हमें क्लोक ऑफ लेविटेशन कहाँ से आया ये जरूर पता चलता है। तो जो आइकॉनिक रेड क्लोक हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पास दिखता है वो कॉमिक के स्ट्रेंज टेल्स इशू 127 में पहली बार दिखा था, जहां ये क्लोक एंशिएंट वन ने खुद डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया था। नंबर 1 पर जाने से पहले मैं कुछ स्पेशल मेंशंस करना चाहूंगा, मेनली बुक्स का मेंशन। हमने देखा ही था कि डार्क होल्ड ने वांडा के साथ क्या किया। बुक ऑफ विशांति जलते हुए भी डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा को हराने का तरीका बता गई। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो पढ़कर काइसिलियस और उसके जिलेट्स ने डोरमामो को अर्थ पर बुला लिया था और बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो में ही आई ऑफ एगामोटो को एक्टिवेट करने का तरीका था। प्लस टोनी की इन्फिनिटी वॉर में छेड़ी हुई कॉल्ड्रॉन ऑफ कॉस्मोस को हम कैसे भूल सकते हैं। नंबर 1, द आई ऑफ एगामोटो। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉमिक बुक अपीयरेंस से लेकर एमसीयू तक आई ऑफ एगामोटो बहुत ही फेमस रेलिक रहा है। अब इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था टाइम स्टोन के कंटेनर के रूप में। पर ऐसा नहीं है कि आई ऑफ एगामोटो सिर्फ टाइम स्टोन रखने के काम आता था। अब ये चीज हमें एमसीयू में दिखाई भी गई, पर ये इतना सटल था कि शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा। तो आई ऑफ एगामोटो अपने यूजर को मल्टीपल पावर्स देता है, जैसे ट्रुथ रिवीलिंग कैपेसिटी, इल्यूजन को डिस्पेल करना और सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल क्लेयरवॉयंस जैसी एबिलिटीज भी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में जब शूमा गोराथ न्यूयॉर्क में तबाही मचा रहा होता है, तब इनिशियली वो किसी को नहीं दिख रहा था, इनफैक्ट स्ट्रेंज को भी नहीं, क्योंकि वांडा उसे एक इल्यूजन मैजिक से ढक देती है। पर जब स्ट्रेंज इसे नोटिस करता है तब वो एक स्पेल कास्ट करता है और उस सीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस वक्त आई ऑफ एगामोटो खुलता है और उस स्पेल की पावर एक्चुअली आई ऑफ एगामोटो से निकल कर आती है, जिससे शूमा गोराथ पर किया गया इल्यूजन स्पेल टूट जाता है और ट्रुथ सामने आता है। तो ये है आपका आई ऑफ एगामोटो। इसके अलावा इसकी और भी कैपेबिलिटीज है, जिसके बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे जरूर देखने को मिले। तो ये थे वो जबरदस्त मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स जिन्हें हमने देखा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। मार्वल यूनिवर्स के सॉर्सरर्स और उनके मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स की कहानी बहुत डीप है। आपको यकीन नहीं होगा, पर इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में मार्वल मूवीज में अभी 10% भी बात नहीं हुई। पर आप मुझे बताओ कि इन सारे आर्टिफैक्ट्स में से आपका फेवरेट कौन सा है, और क्या एवेंजर्स डूम्सडे में हमें और भी मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स दिखने वाले हैं? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।